राष्ट्रपति का एक दिन का खर्चा 8,40,000 क्यों होना चाहिए, जिस देश के 84 कोटि लोगों को एक दिन में 20 रुपए में मिलता, क्योंकि राष्ट्रपति तो इन्हीं का है ना, अमेरिका का नहीं। राष्ट्रपति तो चुन के आया भारत के नागरिकों के द्वारा। अब 84 कोटि लोगों को खुद सरकार कहती है कि एक दिन में 20 रुपए नहीं मिलते। अर्जुन से गुप्ता कमीशन की रिपोर्ट हमारी सरकार की गाल पर तमाचा कि हमने 63 साल आजादी की बात किया क्या इस देश, अभी भी 84 कोटि लोगों को एक दिन में 20 रुपए की आमदनी नहीं है। मैं आपको एक पुरानी घटना सुनाता हूँ। एक बड़े सांसद हुए इस देश में, आचार्य राममनोहर लोहिया, 1962 में पार्लियामेंट में जीत के गए थे। चाइना वॉर उस समय खत्म हुआ था और नेपाली पराजय हुई थी। उस समय लोहिया जी जीत कर गए पार्लियामेंट। नेहरू जी के सामने एक बार उनकी बहस हो। नेहरू जी ने कहा कि मैंने 3 पंचवार्षिक योजनाओं को लागू किया, 1952-57, 1957 के 62 और फिर 1962 के बाद 30। इन पंचवार्षिक योजनाओं में गरीबों की संख्या बहुत तेजी से घटी है और गरीबी कम हुई है। लोहिया जी ने कहा आप झूठ बोल रहे और देश को गुमराह कर रहे। तो नेहरू जी ने कहा आप अगर सच बोल रहे तो प्रूफ कर दो कि मेरी बात गलत है। तो लोहिया जी का 3 महीने का समय दो, मैं सिद्ध करता हूँ। 3 महीने बाद लोहिया जी सारे डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स इकट्ठे करके पार्लियामेंट में आए और उन्होंने कहा कि नेहरू जी आपने बोला कि गरीबी कम हो रही है, ये आपके ही सारे दस्तावेज बता रहे हैं कि एक गरीब आदमी को दिन में 2.5 आने की नहीं मिलता। 2.5 आना समझते हैं? 16 आने का 1 रुपया और 2.5 आने का मतलब 1 रुपए का बिल्कुल छोटे से हिस्सा 2.5 आना। नेहरू जी हैरान हो गए, कहने लगे दस्तावेज कहां से कमीशन की रिपोर्ट से साइन मिली नहीं। नेहरू जी को चुप होकर पार्लियामेंट में बैठना पड़ा, जवाब नहीं देना। मैंने क्या किया, ये तो 62 की डिबेट हुई थी 2.5 आना वर्सेस 1 रुपया। नेहरू जी कहते थे 1 रुपए की इनकम है आम आदमी की एक दिन की, लोहिया जी ने सिर्फ किया 2.5 आना है। नेहरू जी ने बाद में मान लिया कि ये सच है, 2.5 आना नहीं है। फिर कैसे गलत बोला आपने? तो नेहरू जी ने कहा मेरे जो सेक्रेटरी है उन्होंने मुझे गुमराह किया, मेरे प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर ने मुझे गुमराह किया, मैं माफी मांगी उस सवाल में। अब वो जो 2.5 आने की इनकम थी 1962 में, वो अब 20 रुपए के बराबर है, क्योंकि रुपये का इन्फ्लेशन हुआ और परचेजिंग कैपेसिटी कम हुई। तो 1962 में आम आदमी की आमदनी 2.5 आना, अब 2010 में आम आदमी की आमदनी 20 रुपया। कोई खास प्रगति देश में नहीं हुई है आम आदमी के लिए। तो फिर आप पूछोगे फिर प्रगति किसकी हुई है? खास आदमी की प्रगति हुई है। आम आदमी को तो नरक है ही देश। खास आदमी है इस देश में, कुछ शेयर बाजार में है, कुछ पब्लिक सेक्टर्स में है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में है, कुछ बैंकिंग इंश्योरेंस में है, कुछ हमारे आर्मी में है, कुछ हमारे और दूसरे ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उनकी तरक्की तो बहुत हुई है। जिनकी टोटल पॉपुलेशन देश में 2% भी नहीं है, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों की तो बहुत तरक्की हुई है। आम आदमी जो 98% है, वो तो नरक की जिंदगी आदमी भोग रहा है। सरकार के आंकड़े हैं 37 कोटि लोगों को 2 समय खाने को भोजन नहीं। 37 कोटि, इतना बुरा हाल है। और इन 37 कोटि लोगों के लिए हर साल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में 1,15,000 कोटि की सब्सिडी के साथ अनाज आता है, वो वहां तक नहीं पहुंचता। वो ब्लैक मार्केट में सब खत्म हो जाता है, अधिकारी खा लेते हैं, पॉलिटिशियन खा लेते हैं। वो हमारे साथ भी नहीं होता, पूरे देश के साथ नहीं। इसका मतलब एक ही है कि हमारे सिस्टम में कोई बड़ा फ्लॉ है, कोई बड़ी गलती है, कोई भूल है। इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए और इसमें आम आदमी को जगह देनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम उसके लिए चल रहा है। आम आदमी सिस्टम के लिए नहीं है, सिस्टम आम आदमी के लिए। तो आम आदमी का सम्मान करें, आम आदमी को रोजी रोटी मिले, आम आदमी की तरक्की हो, आम आदमी का विकास हो, ऐसा कोई सिस्टम हमें बनाना चाहिए। और वही सिस्टम बनाने के लिए कुछ हमें एक दो काम बहुत कठोर करने पड़ते, क्योंकि जब कई बार कैंसर होता है ना, तो बड़ा कठोर निर्णय लेना होता है।
कई चीजों को काट पीट करना पड़ता है। शरीर कानून नहीं तो सड़ गया तो काट के ही फेंक देना पड़ता है। तो हमें कई चीजों को काट के फेंकने की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको ये क्या काट के सबसे पहले फेंकना पड़ेगा? सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के बनाए हुए कानूनों को खत्म करना पड़ेगा जो अभी तक चल रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे ऊपर रूल करने के लिए कुछ कानून बनाए। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एक कानून उन्होंने बनाया इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1860, इसको खत्म करना पड़ेगा, बदल करना। एक कानून उन्होंने बनाया इंडियन पुलिस एक्ट 1860, इसको भी खत्म करना पड़ेगा, इसको बदल करना। एक कानून बनाया इंडियन पीनल कोड, इसको भी बदल करना। एक कानून बनाया क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक कानून बनाया सिविल प्रोसीजर कोड। ऐसे 34,735 कानून अंग्रेजों ने बनाए। अब दुर्भाग्य से वो सब कानून अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वो कानून बनाए थे, उनका कुछ उद्देश्य था कि भारत को गुलाम रखना है, कंट्रोल करना है। अब वही उद्देश्य से वो कानून तो नहीं चलाए जा सकते। मैं हंसी आएगा आपको एक कानून का उदाहरण देता हूं। इस देश में ब्रिटिश पार्लियामेंट के समय का एक कानून है मोटर व्हीकल एक्ट। इस कानून में क्या व्यवस्था है? आप किसी को मोटर के नीचे कुचल के मारो तो 6 महीने का जेल होता है और बेल कभी भी होता है। जेल होगा 6 महीने का मैक्सिमम, और बेल तो कभी भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि ये बेलेबल ऑफेंस है। मोटर के नीचे कुचल कर मारना ये बेलेबल ऑफेंस है, कभी भी बेल हो जाएगा और 6 महीने का ज्यादा से ज्यादा सजा होगा। ये कानून है। इसी के पहले में दूसरा कानून है इस देश में कि मोटर से नीचे उतर कर अगर आप किसी को मार डालेंगे तो बेल कभी भी नहीं होगा और 14 साल का जेल है। मोटर चलाते समय किसी को मार डालो 6 महीने का जेल और बेल कभी भी। मोटर से उतर कर आपने मारा उसको और डेथ हो गई तो बेल तो नहीं ही होगा और जेल होगा 14 वर्ष का। आपको नहीं लगता दिस इज रिडिकुलस? मजाक हो रहा है देश के साथ। मरे तो दोनों ही हैं। आपने मोटर के नीचे किसी को कुचल के मारा होता है या मोटर के बाहर निकल के मारा हो, डेथ तो दोनों ही हुई है। पनिशमेंट तो एक जैसा होना चाहिए, लेकिन मोटर के नीचे मारो तो 6 महीने का पनिशमेंट और मोटर से उतर के मारो तो 14 साल का पनिशमेंट। जब मैंने खोजा ये कानून बना तो पता चला 1870 में आया। अब 1870 में मोटर किसके पास थी? तो अंग्रेजों के पास थी। हम भारतवासियों के पास तो मोटर होती नहीं थी, अंग्रेजों के पास मोटर होती थी और कई बार अंग्रेज मोटर के नीचे भारतवासियों को कुचलते जो होता था इस देश में। क्योंकि अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए हैं उसकी तो हम कल्पना नहीं कर सकते। जानबूझ के मोटर के नीचे लोगों को कुचलते थे अंग्रेज। अब जब अंग्रेज अधिकारी मोटर के नीचे भारतवासियों को कुचलते थे तो ज्यादा बड़ा दंड नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लॉ बनाया क्योंकि अंग्रेज छूटना चाहिए। कुचल के मार दिया फिर भी उसको बेल तो मिलना ही चाहिए ताकि दूसरे को कुचल के मारे, फिर बेल मिलना चाहिए, फिर तीसरे को मारे, फिर चौथे को मारे। और ऐसे सैकड़ों अंग्रेज अधिकारी थे जो मोटर के नीचे ही भारतवासियों को मारते रहे पूरे समय। उनके लिए वो कानून बना। अब वो कानून आजादी के 63 साल के बाद ही चल रहा है। इसलिए परिणाम होता है क्या होता है? जो करोड़पति लोगों के पास मोटर है उनके नीचे वो किसी को भी कुचल के मारे, किसी को फांसी की सजा आज तक नहीं हुई। सलमान खान का केस मालूम है? सलमान खान 8 लोगों को कुचल के मार चुका है अभी तक सलमान खान, और अदालत ने उसको बेल पर छोड़ा हुआ है क्योंकि कानून 140 साल का 8 लोगों को कुचल के मार चुका है सलमान खान अपनी मोटर के नीचे। थोड़े दिन पहले एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट में, संजीव नंदा। भारत में एक नंदा परिवार है जो ऑफिसर रहा, नेवी में ऑफिसर थे। एडमिरल नंदा का बेटा संजीव नंदा करोड़पति परिवार है। उसने दिल्ली में अपनी मोटर के नीचे 6 लोगों को कुचल के मारा और सुप्रीम कोर्ट ने
बाइज्जत बड़ी किया, क्योंकि कानून ऐसा है। जिस जज ने फैसला दिया उनसे पूछा गया आपको नहीं लगता कि आपने गलत फैसला दिया, तो उन्होंने कहा हाँ मैंने फैसला गलत दिया क्योंकि कानून गलत है और मैं तो कानून के आधार पर ही फैसला दे सकता हूं और क्या कर सकता हूं। कानून जब तक नहीं बदलेगा फैसला कैसे सही हो। ऐसा ही कानून है हमारे देश में, बहुत तकलीफ देता है कानून। हम भारत में पुलिस व्यवस्था चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और इस पुलिस व्यवस्था का कानून है इंडियन पुलिस एक्ट। इस इंडियन पुलिस एक्ट में एक विशेष धारा है जो दुनिया के किसी पुलिस एक्ट में नहीं है। ना अमेरिका में, ना ब्रिटेन में, ना कनाडा में, ना फ्रांस में, ना स्वीडन में, ना स्विट्जरलैंड में, ना डेनमार्क में, ना नॉर्वे में, ना इंग्लैंड। वो क्या है, भारत में पुलिस कानून के हिसाब से हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है और भारत के जिन लोगों के लिए पुलिस कानून लागू है उनको राइट टू डिफेंस है। अब मैं आपको समझाता हूं, ये राइट टू ऑफेंस और राइट टू डिफेंस का चक्कर है। कोई पुलिस वाला आके आपको लाठी से पीटना शुरू कर दे तो ये उसका अधिकार है। अगर आपने उस पुलिस वाले के लाठी को पकड़ा अपने बचाव के लिए तो आपने ऑफेंस किया और आपके खिलाफ केस रजिस्टर हो सकता है। क्या ऑफेंस किया? आपने पुलिस वाले को ड्यूटी करने से रोका। लाठों से आपका वो सिर फोड़ दे, ये उसकी ड्यूटी है और ये उसका राइट है। आप लाठी पकड़िए तो केस आपके खिलाफ रजिस्टर हो और आपको जेल में जाना पड़े। ये कानून 1860 में बनाया अंग्रेजों और इसको बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या था? आपको एक इंटरेस्टिंग माहिती देता हूं। भारत में 1860 के पहले पुलिस नहीं थी, आर्मी थी, सेना थी, पुलिस नहीं। क्योंकि भारत के किसी राजा ने कभी भी पुलिस नहीं बनाई, सभी राजाओं ने सेना बनाई। सेना होती है विदेशी हमलों से देश की रक्षा करने के लिए। पुलिस की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि अपने लोगों का अत्याचार तो करना नहीं, तो पुलिस की क्या जरूरत। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय से लेकर और भारत का आखिरी सुल्तान जिसको हम औरंगजेब कहते हैं, औरंगजेब के बाद तो सारा देश अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। औरंगजेब 1707 में फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल आ गया। तो पहला भारत का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसके नाम से विक्रम संवत चलता है, वहां से लेकर और औरंगजेब तक किसी सम्राट ने पुलिस नहीं बनाई। इससे मुगलों ने भी पुलिस नहीं बनाई। हालांकि मुगल विदेश से आए थे, बाहर से आए थे और थोड़ा बहुत लूट करके ही थे। उन्होंने भी पुलिस नहीं बनाई क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं लगी वो पुलिस की। और जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि भारतीय लोग दुनिया में सबसे ज्यादा लॉ अबाइडिंग सिटीजन है। द मोस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड आर इंडियंस। और हमारे लॉ का मतलब समझते हैं, कानून नहीं, लॉ का मतलब धर्म। ये लॉ को हमने कानून के साथ जो ट्रांसलेट किया है, ये तो गलत ट्रांसलेशन। लॉ के सबसे नजदीक अगर कोई शब्द है तो वो धर्म है। हमारे यहां हम धर्म को पालन करते हैं। चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरे को हिंसा नहीं करना, दूसरे के दिल को दुख नहीं पहुंचाना, ये सब धर्म के आधार पर हम धारण किए हुए हैं। यही लॉ है हमारे देश में। तो सारी दुनिया में लोग कहते हैं कि इससे ज्यादा लॉफुल सिटीजन तो है नहीं भारतवासी, तो पुलिस की जरूरत क्या हमको? जब चोरी नहीं करते हम तो पुलिस क्यों चाहिए? किसी को प्रताड़ना नहीं देते तो पुलिस हमें क्यों चाहिए? किसी के साथ झूठ नहीं बोलते, दुराचार नहीं करते तो क्यों हमें पुलिस चाहिए? तो इसलिए भारत में पुलिस कभी नहीं बनी। अंग्रेजों ने सबसे पहले पुलिस बनाई 1860 और वो पुलिस बनाने के पीछे का उनका डर था वो ये कि 1857 में क्रांति हुई, पूरे देश में बगावत हुई और उसमें अंग्रेजों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। 3 लाख से ज्यादा अंग्रेज भारत में मारे गए क्योंकि किसानों का सीधे संघर्ष अंग्रेजों के साथ था। तो अंग्रेजों को डर लगा कि आगे ये बगावत है बड़ी
तो कंट्रोल का कोई मुकाबला होगा, इसलिए पुलिस बनाई और पुलिस ने आपको डंडा दे दिया और डंडे का काम मारना पीटना अत्याचार करना। वो डंडा लिए पुलिस वाले घूमते थे, जब किसी भारतवासी को मारे सिर्फ बोलते थे उसका काम तोड़ते थे और सैकड़ों भारतवासी अंग्रेजी पुलिस के डंडों से मरे। एक का नाम तुम्हें याद दिलाता हूं आपको, लाला लाजपत राय। वो तो अंग्रेजी पुलिस अधिकारी के डंडे खाकर ही मरे थे। लाला लाजपत राय के सिर में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स ने इतनी लाठियां मारी थी कि सिर फट गया था, ब्रेन हेमरेज हुआ था और डेथ हुई थी। भगत सिंह को, उधम सिंह को, चंद्रशेखर को कब नहीं पीटा अंग्रेजों की पुलिस ने। अब होना ही चाहिए था कि 15 अगस्त 1947 को जब हम आजाद हुए तो ये पुलिस कानून तो सबसे पहले चलाना चाहिए, नहीं की जा सकती क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है। लाला जी मर गए, ये अफसोस की बात। तब भगत सिंह ने गुस्से में ये कहा था कि जिस सैंडर्स को अंग्रेजों की सरकार ने करने नहीं दिया मैं उसको करने दूंगा। और तब सैंडर्स को भगत सिंह ने गोली मारी और गोली मारने के बाद फिर भगत सिंह पकड़े गए, अदालत में केस चला। तो भगत सिंह ने कहा कि अगर सैंडर्स ने लाठियों से लाला जी को मार डाला और सैंडर्स बाइसेल बरी हुआ तो मैंने सैंडर्स को मार डाला, इसमें गलत है। मुझे भी अदालत छोड़े क्योंकि लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस तो यही है। तो अदालत ने कहा कि आपको नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि आप आम आदमी हैं, सैंडर्स को छोड़ा जाएगा क्योंकि वो खास आदमी है। तो आम आदमी के लिए कानून अलग, खास आदमी के लिए कानून अलग। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं कानून सबके लिए बराबर? चूंकि सैंडर्स पुलिस अधिकारी है इसलिए विशेष अधिकार है उसको, और भगत सिंह साधारण नागरिक है इसलिए विशेष अधिकार से नहीं। इसलिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े और फांसी होते समय उसको पूछा गया भगत सिंह को, ये जेल के मैनुअल में से निकाली हुई एक इंफॉर्मेशन देता। भगत सिंह को पूछा गया आपकी आखिरी इच्छा बताओ, फांसी पे उनको ले जा रहे और फांसी भी उनको गलत तरीके से दी गई थी। आपको मालूम है 24 मार्च 1931 को फांसी का दिन तय हुआ था और 23 मार्च को ही भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया, एक दिन पहले। ये पूरे दुनिया में हैरान करने वाला एक वाकया है। अंग्रेज को अपने आप को कहते थे मोस्ट लॉ-अबाइडिंग गवर्नमेंट, उन्होंने एक दिन पहले फांसी पर चढ़ा दिया भगत सिंह। तो जब ले जा रहे थे भगत सिंह को फांसी के लिए तो पूछा गया फौरन कि आपको आखिरी इच्छा बताओ। तो भगत सिंह ने कहा कि मेरी दो इच्छा है पूरी करो। तो पहली इच्छा बताओ। तो भगत सिंह ने कहा पहली इच्छा है कि मुझे मेरे मां के हाथ की रोटी खानी है फांसी पे चढ़ने से पहले। तो अंग्रेजों की जेल में कहा ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। क्यों? तो भगत सिंह को कहा गया आपकी मां को हम नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुला सकते? तो आपकी मां अकेले नहीं आएगी, उसके साथ हजारों लोग आएंगे और हजारों लोग आएंगे तो जेल हमारी टूट जाएगी और सारे कैदी जेल से बाहर चले जाएंगे। हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे क्योंकि जेल में सैनिक बहुत कम है और भगत सिंह की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। तो मना कर ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो पूछा गया दूसरी इच्छा बताओ। तो अंग्रेजों को भगत सिंह ने दूसरी इच्छा बताई कि मुझे फांसी पे चढ़ने के पहले इंडियन पुलिस एक्ट की कॉपी चाहिए, मैं उसको जलाना चाहता हूं, मैं इसको जलाऊंगा अपने हाथ से, सिर्फ फांसी पे चढ़ूंगा। तो जेलर ने कहा इससे क्या होने वाला है? तो भगत सिंह ने कहा कि इंडियन पुलिस एक्ट को जलाने का मतलब है सारे देश के लोग इस कानून को खत्म करें मिलकर, क्योंकि ये भयंकर अत्याचारी कानून है और ये कानून जब तक खत्म नहीं होगा भारतवर्ष से आजाद नहीं होगा। इसलिए मैं चलाऊंगा, ये न्यूज बाहर जाएगी तो सारे भारतवासियों को मैसेज मिलेगा कि इंडियन पुलिस एक्ट को जलाना है, हमें खत्म करना। तो जेलर ने कहा ये परमिशन भी आपको नहीं दी जा सकती। भगत सिंह ने फिर पूछा तो उससे मेरी आखिरी इच्छा। तो जेलर ने कहा वो कस्टम है, परंपरा है, पूछने की भगत सिंह से जेलर ने कहा कोई और इच्छा होता इन दोनों के।
तो भगत सिंह ने कहा मेरी मां को तो बुला नहीं सकते रोटी खिलाने के लिए, तो ऐसा करो जेल में एक भाई रहता है उसी के हाथ की रोटी खिलाओ। तो जेल में कहा ये तो हो जाएगा, कौन भाई? तो भगत सिंह जिस कोठरी में बंद होते थे, अंग्रेजों की जेल में पता होता था, आपको जानकारी है कि नहीं, टॉयलेट, बाथरूम और कमरा सब एक ही होता है। टॉयलेट बाथरूम अलग नहीं होता, जिस कमरे में सोना है उसी में संडास करना होगा, उसी में पेशाब करना होगा। ये जानबूझ के अंग्रेजों ने किया होगा। तो भगत सिंह जिस कमरे में सोते थे उसी में एक कोने में संडास करते थे और रोज एक आदमी आता था उसकी सफाई करने के लिए। तो भगत सिंह ने कहा उसको बुलाओ जो मेरी संडास साफ करता है। तो जेलर ने कहा वो क्या करेगा? तो वो रोटी बनाएगा, मैं वो खाऊंगा। तो जेलर अंग्रेज था, उसको समझ में नहीं आएगा कि एक संडास साफ करने वाले आदमी के हाथ की रोटी आप खाएंगे, ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे जेल में तो इतना बड़ा रसोई घर चलता है, हमारा जो रसोई चलाने वाला उसके हाथ की रोटी खाओ। भगत सिंह का रोटी तो उसी के हाथ की खाओ। तब जेलर हैरान होकर पूछने लगा कि बात बताओ कारण क्या? तो भगत सिंह ने कहा कि बचपन में मेरी मां ने मेरी संडास साफ की है और जवानी में ये आदमी मेरी संडास साफ करता है, ये मेरी मां के जैसा है, ये मेरी आई है। तो अंग्रेजों ने उसको बुलाया, उसने मोदी की रोटी बनाई, भगत सिंह ने रोटी खाई और उसके बाद से फांसी हुई। लेकिन फांसी पे जाते जाते भगत सिंह ने कहा कि जिंदा फिर होगा, फिर पैदा होगा और बिना इंडियन पुलिस एक्ट को जलाए दोबारा नहीं करूंगा। ये था भगत सिंह का भाव। अब हम भगत सिंह से सवाल करें, उनकी आत्मा कहीं तो होगी और 23 मार्च 1931 का दिन हम हर दिन मनाते हैं, हर साल मनाते हैं, शहादत की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ना। तो भगत सिंह को क्या जवाब है कि भगत सिंह जिस कानून को तुम जलाना चाहते थे अपनी जिंदा रहते हुए, वो कानून अभी तक इस देश में चल रहा है 63 साल आजादी के बाद। और जिस कानून ने लाला लाजपत राय पर लाठियों से बौछार की हो, वो कानून आज भी भारत के सामान्य लोगों पर लाठियों से ही बौछार करता है। आप देखो पुलिस लाठीचार्ज होता है कि नहीं होता? कभी शेखर के आंदोलनों पर पुलिस लाठीचार्ज होता है, कभी वकीलों पे होता है, कभी विद्यार्थियों पर होता है और अब तो खासदार और आमदार पर पुलिस लाठीचार्ज होता है। एक दिन में पार्लियामेंट की कार्यवाही देख रहा था लोकसभा की, तो लोकसभा में एक सांसद है, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। वो गोरखपुर से चुनकर आए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो वो लोकसभा में रो रहे थे और अपने लोकसभा स्पीकर को कहानी सुना रहे थे कि कल रात को पुलिस ने मेरे घर में घुसकर मेरे सिर पर लाठियां मारी, मेरे पांव में लाठियां मारी और वो रोते रोते कह रहे थे कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, इतनी लाठियां मुझे मारी है। ये किस आधार पर? तो लोकसभा स्पीकर के पास कोई जवाब नहीं था। माने पुलिस इस देश के खासदार को मार सकती है तो आमदार को भी मार सकती है और आम आदमी को तो बार बार मार सकती है। उस पुलिस को हम पैसा देते हैं सैलरी का, टैक्स के रूप में, और वो पुलिस हमको मारती है। हम टैक्स पेयर हैं, 2 मिनट में पुलिस हमारी इज्जत उतार सकती है, कहीं भी 2 मिनट लगता है उसको किसी की बेइज्जती करने, बड़े से बड़ा आदमी हो सकता है, क्योंकि उसको राइट टू ऑफेंस है और हम में से किसी को राइट टू डिफेंस है। अब जो कानून अंग्रेजों ने बनाया वही हम भी चलाएं तो कैसे कहें देश आजाद? देश को अभी भी गुलाम है। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब अंग्रेजी कानूनों का गुलाम है देश। एक कानून का और उदाहरण देता हूं। हमारे देश में एक कानून है, उसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। ये 1935 में बना, अंग्रेजों ने बनाया। उसके बाद से आज तक इस कानून में संशोधन ही नहीं हुआ। इस कानून में अंग्रेजों ने पता क्या व्यवस्था की है
कभी भी अंग्रेज भारत में दोबारा आए तो भारत की नागरिकता उन्हें मिले, इसकी व्यवस्था इस कानून में है, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट। मानिए अंग्रेजों को कभी भी दोबारा आना पड़ सकता है, इसके लिए वो कानून बनाते चले। अब इस कानून की व्यवस्था पता है क्या है? कोई भी कॉमनवेल्थ में रहने वाला भारत, माफ करना, कॉमनवेल्थ का सिटीजन, भारत का सिटीजन सबसे आसानी से हो सकता है। और कॉमनवेल्थ में इंग्लैंड भी आता है, स्कॉटलैंड भी आता है, आयरलैंड भी आता है, तो उनका नागरिक हमारे यहाँ नागरिक हो सकता है। और भारत में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर पहुंचने के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, भारत की नागरिकता। आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप भारत के प्रेसिडेंट हो सकते हैं, आप भारत के प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आप भारत के लॉ कमिश्नर हो सकते हैं, आप भारत के इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, आप चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं, आप गवर्नर हो सकते हैं। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, भारत की नागरिकता। और भारत की नागरिकता किसी भी स्कॉटिश, इंग्लिश या आयरिश व्यक्ति को मिल सकती है, तो मैंने वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हो सकता है। ये तो अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के लिए किया कि वो कभी भी आए और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड करें। हमने ये कानून 63 साल आजादी के बाद बदला ही नहीं, वैसे का वैसे चला है। दुनिया के किसी दूसरे देश में आपको ऐसा अद्भुत कानून नहीं मिलेगा जो यहाँ है। आप अमेरिका जाए, सेटल हो जाए, आप अमेरिका के ग्रीन कार्ड होल्डर हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं हो सकते। अमेरिकन प्रेसिडेंट होने के लिए जो स्ट्रिक्ट क्वालिफिकेशन है वो फॉलो करना ही पड़ेगा, और वो क्वालिफिकेशन है कि जन्म से आप अमेरिकन सिटीजन हैं या नहीं। भारत में नहीं, भारत में कोई जन्म से सिटीजन हो या नहीं, बाहर वाला आ जाए और यहाँ पे किसी से शादी कर ले और सिटीजनशिप ले ले, वो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, वो प्रेसिडेंट हो सकता है, वो गवर्नर हो सकता है, वो चीफ मिनिस्टर हो सकता है। आप कहेंगे तो इसमें बुराई क्या है? यही कहेंगे ना, इसमें बुराई क्या है? तो फिर 47 में अंग्रेजों को भगाया ही क्यों? अगर इसमें हमको कोई बुराई नहीं नजर आती तो 1947 में क्यों भगाया उनको? बेकार में इतना 100 साल लड़ाई झगड़ा, वो तो थे ही ना आपके कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, तो रखते उनको इसी देश में, पूजा करते उनकी, चरण होते उनके, क्यों भगाया उनको? 100 साल की आजादी का आंदोलन ही बेकार कर दिया हमने। इससे भी खराब एक बात है हमारे देश में कि ये कई कानून ऐसे हैं इस देश में। इंडियन रेलवेज है, ये अंग्रेजों के समय का है, और इस रेलवे के जो कोच है ना, इनकी जो डिजाइनिंग है वो अंग्रेजों के कानून के हिसाब से। तो फर्स्ट क्लास अलग और स्लीपर क्लास अलग और जनरल क्लास अलग, ये अंग्रेजों की जमाने का क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लास अलग, सेकंड क्लास अलग, थर्ड क्लास अलग, और जनरल क्लास भेड़ बकरी के डब्बे जैसा। हम उनको सिटीजन ही नहीं मानते जो जनरल क्लास में सफर करते, वो तो जानवरों से भी डरने की स्थिति में हमारे यहाँ सफर करते हैं। किराया वो भी लेते हैं, लेकिन सफर करना पड़ता है जानवरों की तरह से, क्योंकि डिजाइन ऐसी है डब्बों की। आप फर्स्ट क्लास में घुस नहीं सकते क्योंकि कानून आपको परमिशन नहीं देता, आप जाके छू भी नहीं सकते उसको, भले वो फर्स्ट क्लास आपके टैक्स पे कर सकते। और ये जो 3 टायर सिस्टम है ना, ये जेल का सिस्टम है। हमारे कोच में ये जो 3 टायर है, बर्फ के ऊपर बर्फ, बर्फ के ऊपर बर्फ, ये जेल में ऐसे ही होता है, बर्फ के ऊपर बर्फ, बर्फ के ऊपर बर्फ, बर्फ के ऊपर बर्फ। तो जेल के कैदियों को जैसे सुलाया जाता है जेल की कोठरी में, वैसे जेल में हम सोते हैं। और हमको ये खराब नहीं लगता क्योंकि आदत पड़ गई है गुलामी की। मन में ये कुछ खराब ही नहीं दिखता हमको, आदत पड़ गई है।
जो फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हैं उनके लिए देख लो आप फर्स्ट क्लास के कोच की डिजाइन, और जो स्लीपर क्लास में सफर कर रहे हैं वो खास आदमी नहीं है, आम आदमी है, उनके लिए ये व्यवस्था है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता, आम आदमी खास आदमी सब बराबर है, क्योंकि वोटिंग राइट सबको बराबर है, लेकिन जिंदगी के हर क्षेत्र में खास आदमी अलग है, आम आदमी बिल्कुल अलग है। हर क्षेत्र, बस में देख लो, हवाई जहाज में देख लो, एग्जीक्यूटिव क्लास होती है वो खास आदमी की क्लास है, और इकोनॉमी क्लास होती है वो आम आदमी की क्लास है। इकोनॉमी क्लास में पाँव से सीधे नहीं कर सकते, इतना स्पेस नहीं मिलता, और एग्जीक्यूटिव क्लास में आराम से पैर पसार के सो जाए, इतना स्पेस होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आम आदमी खास आदमी का बंटवारा नहीं हो सकता, सबको सोशल जस्टिस होना चाहिए, सबको इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, सारा न्याय संविधान में लिखा है, लेकिन हर जगह एग्जीक्यूटिव क्लास, हर जगह जनरल क्लास। मतलब हमने संविधान में लिखने के लिए बहुत कुछ लिख दिया है, जिंदगी में तो उसका नहीं पालन होता है। और किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये इश्यू नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के इश्यूज कुछ दूसरे हैं। आम आदमी कितनी गालियां खाता है हर समय इस देश में, किसी पॉलिटिकल पार्टी के दल का हिस्सा नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी चलती हैं वो खास आदमी के लिए चलती हैं, आम आदमी के लिए नहीं चलती। आम आदमी से वोट लेना है, खास आदमी से वोट लेना है, तो चलेगा सब कुछ खास आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कोई फर्क नहीं। अभी हमारे देश में खास लोगों ने दबाव डाला सरकार पर कि भारत देश में एक मार्केट शुरू होना चाहिए, कमोडिटी एक्सचेंज पर। ये खास लोगों ने दबाव डाला, शुरू होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। क्यों शुरू होना चाहिए? क्योंकि अमेरिका में है, क्योंकि कनाडा में है, क्योंकि फ्रांस में है, क्योंकि ब्रिटेन में है, जापान में है, भारत में क्यों नहीं? भारत सरकार ने बिना सोचे समझे ये मार्केट शुरू करा। अब ये जो मार्केट शुरू हुआ आज से करीब 10-12 साल पहले, इस मार्केट में लेन देन जीडीपी के बराबर पहुंच गया है। 55 लाख कोटी रुपए का वायदा बाजार है हमारे, और ये वायदा बाजार पता है कैसा? माल लेना नहीं, माल देना नहीं, सौदा करना, और रुपए का कुछ पेमेंट करो, 1/3 या उससे भी कुछ कम, सौदा हो गया। मैंने 100 क्विंटल गेहूं खरीद लिया, वास्तव में खरीदा नहीं, सौदा कर दिया। फिर वो 100 क्विंटल गेहूं मैंने किसी और को बेच दिया, बेचा भी नहीं, सौदा कर दिया। फिर और 100 क्विंटल गेहूं किसी तीसरे को बेच दिया, कुछ हुआ नहीं, सौदा कर लिया। इस सौदे के चक्कर में क्या हुआ, गेहूं तो हो गया बहुत थोड़ा सा और सौदा हो गया बहुत बड़ा। टोटल देश में गेहूं 1 करोड़ टन मान लीजिए, और सौदा हो गया 1000 कोटी टन, 10,000 कोटी टन। परिणाम क्या निकलेगा? गेहूं महंगा होता चला जाएगा, क्योंकि आपने सौदे कर दिए, गेहूं को सौदा हो गया। एक दिन में इतना हैरान था कि वायदा बाजार में पिछले साल गेहूं का जो सौदा हुआ वो गेहूं के कुल उत्पादन से 1000 गुना ज्यादा था। वायदा बाजार में पिछले साल दाल का जितना सौदा हुआ वो दाल के उत्पादन से 10,000 गुना ज्यादा था। तो जब ये सौदे शुरू हो जाएंगे तो कृत्रिम मांग बढ़ेगी, आर्टिफिशियल डिमांड होगी, और आर्टिफिशियल डिमांड में दाल 22 रुपए किलो से 100 रुपए किलो हो गई। अब आम आदमी मर रहा है, दाल नहीं खा सकता, क्योंकि 22 रुपए किलो की दाल 100 रुपए किलो हो गई, क्योंकि 12 रुपए किलो की शक्कर 50 रुपए किलो, क्योंकि वायदा चलता बाजार में सौदा चलता। परिणाम हुआ महंगाई आसमान को चली। अब इसमें हो क्या रहा है? खास आदमी कमा रहा है इस वायदा बाजार में, कोई 1000 कोटी कमा रहा है, कोई 10,000 कोटी, कोई 20,000 कोटी। मेरा एक दोस्त है, मैंने एक दिन सवेरे उसको फोन किया, बंबई में है इस वायदा बाजार में, और शाम को एक दिन फोन किया,
तो मैंने कहा भाई सवेरे से शाम में क्या अंतर है तुम्हारी जिंदगी में? क्या लगा सवेरे से शाम में मैंने 1000 कोटि रुपए कमा लिया, ये अंतर है मेरी जिंदगी में। मैंने कहा वो कैसे? उसने कहा फायदा फंसा से 1000 कोटि रुपए कमा लिया। कैसे कमा लिया? गेहूं का सौदा किया। मैंने कहा तुम गेहूं पैदा करते हो? उसने कहा नहीं। मैंने कहा तुम्हारी गेहूं की आड़त है, आड़त समझते? तो मैं आड़त भी नहीं, पैदा भी नहीं करता, खेत भी नहीं है मेरे पास, और मैंने गेहूं का सौदा किया। तो मैंने तुमने किसी से गेहूं खरीदा, उसने कहा खरीदा नहीं है, सौदा किया। बेच दिया, उसने कहा बेच दिया, उसको मिला नहीं है, सौदा किया है। बड़ा विचित्र मानते हैं और गवर्नमेंट ने इस मार्केट को खुली छूट देकर भारत के आम आदमी के सिर पर इतना हथौड़ा मारा है कि 20-22 रुपए किलो की दाल 100 रुपए किलो हो जाए, 11-12 रुपए किलो की शक्कर 50 रुपए किलो हो जाए, साधारण व्यक्ति को मिलने वाली चीजें बहुत महंगी हो जाए। इसके कारण अब सरकार को मेरे जैसे लोग कहते बंद कर दो इस बाजार को, कहते करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि खास आदमी इस बाजार में लगे हुए। वो खास आदमी कौन है? सारे पॉलिटिशियंस, सारे ब्यूरोक्रेट्स। अब ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस क्योंकि उस मार्केट में इन्वॉल्व है, इसलिए सरकार मार्केट को खत्म नहीं करेगी, भले आम आदमी को कितनी भी तकलीफें होती हैं। तो ये देश तो खास आदमी के लिए चल रहा है, आम आदमी के हाथ को हथौड़ा है। ये तो सबसे बड़े मूर्खता का नारा है। आम आदमी का हाथ कांग्रेस के साथ है, आम आदमी का हाथ सरकार के साथ। आम आदमी के सिर तो हथौड़े ही पड़ेगा है कहां आम आदमी इस व्यवस्था? सिर्फ नारेबाजी के लिए आम आदमी क्योंकि वोट तो वही लेगा, खास आदमी थोड़ी लेगा। खास आदमी का वोट तो बटा हुआ है 10 जगह, वो थोड़ी लेने वाला है उनको। वो तो थोड़ा बच्चे भी जाएगा, थोड़ा कहीं और जाएगा, थोड़ा कहीं और जाएगा। आम आदमी है जिसका कोर्ट में मिल सकता है, तो उसके लिए व्यवस्था है। तो दुख है मुझे इस बात को कहते हुए कि ये देश अंग्रेजों के जमाने में खास आदमी के लिए चलता था, अंग्रेजों के जाने के 63 साल के बाद भी खास आदमी के लिए ही चल रहा है। और इससे एक नहीं हजारों होता है। हमारा सुप्रीम कोर्ट चलता है, सुप्रीम कोर्ट की सारी बहस अंग्रेजी में होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सारे मुकदमों का फैसला अंग्रेजी में देते हैं। अब समस्या अपने देश में ये है, 1% लोगों को अंग्रेजी आती है, 99% लोगों को अंग्रेजी नहीं आती। क्यों आनी चाहिए? अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं आती तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को हिंदी नहीं आती और अंग्रेजों को हिंदी नहीं आनी चाहिए तो भारतवासियों को अंग्रेजी नहीं आती, क्या बात है इसमें? कोई शर्म की बात थोड़ी है। मैं तो कहता हूं गर्व से कहो इस बात को कि हमको अंग्रेजी नहीं आती, क्योंकि हमारी मातृभाषा कोंकणी है, मराठी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, हमें तो आती है। तो जो मातृभाषा 99% लोगों को आती है उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं करता। जो 99% लोगों की मातृभाषा है उसमें सुप्रीम कोर्ट आपको नहीं सुनता। और एक तरफ कहते हैं न्याय सबके लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है न्याय सबके लिए बराबरी के साथ, और सुप्रीम कोर्ट में मैं जाऊं तो अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी। मुझे अंग्रेजी आती है तो वकील करना पड़ेगा। वकील का आना तो मेरे न्याय के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरा सारा दुख और दर्द वकील को समझाना पड़ेगा, वकील उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके जज को समझाएगा। मैं मेरी बात सीधे जज को क्यों नहीं समझा सकता? मेरे और जज के बीच में वकील कहां से आ गया? लेकिन चूंकि अंग्रेजी का सारा चक्कर है इसलिए वकील को आना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेजी तो आपको आती। तो मैं मजबूर हो गया सिर्फ इसलिए कि मुझे भाषा नहीं आती। अब जज कुछ भी बोलो और वकील कुछ भी बहस करे, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। न्याय मुझे चाहिए, मैं वादी हूं, मैं प्रतिवादी हूं, न्याय मुझे चाहिए,
लेकिन वकील और जज आपस में बहस कर रहे हैं, मुझे मालूम ही नहीं क्या हो रहा है। मैं तो बकरे की तरह से खड़ा हूं कोर्ट में करने के लिए। शर्म आती है इस देश की न्याय व्यवस्था। न्यायाधीश को सैलरी मिलती है मेरे टैक्स के पैसे, और सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश ये कहता है कि हमको हिंदी नहीं आती। इससे ज्यादा शर्म की बात इस देश में कुछ नहीं हो सकती। 100 करोड़ लोगों की भाषा जिस देश के जजेस को नहीं आती, अच्छा हो इन सभी जजेस को लंदन भेज दिया जाए, इंग्लैंड भेज दिया जाए कि आप वहां न्याय करो, यहां और इसी तरह का दूसरा तमाशा हमारे देश में कि मुझे भारत में संविधान का अधिकार दिया है कि कहीं भी कोई भी बिजनेस, कोई भी रोजगार, कोई भी नौकरी में पा सकता, लेकिन चूंकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं IAS की नौकरी नहीं पा सकता, IAS की नौकरी नहीं मिल सकती, IFS की नौकरी नहीं मिल सकती, IRS की नौकरी नहीं मिल सकती। और इंडिया कैडर की सर्विसेज के लिए अंग्रेजी आना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी नहीं आती तो मैं और इंडिया कैडर में जा ही नहीं सकता। और संविधान में लिखा हुआ है कि मैं कोई भी नौकरी करने के लिए स्वतंत्र हूँ, लेकिन नौकरी का कानून जो है इंडियन पुलिस एक्ट या इंडियन रेवेन्यू एक्ट, ये सब कानून मुझे मजबूर करते हैं कि मैं अंग्रेजी सीखने में जा नहीं सकता। मैंने संविधान का उल्लंघन तो हर कदम पे हो रहा है और संविधान का उल्लंघन वो कर रहे हैं जो संविधान की कसम खाके देश को चला। राष्ट्रपति संविधान की कसम खाते हैं, प्रधानमंत्री संविधान की कसम खाते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की कसम खाते हैं, सारे मंत्री संविधान की कसम खाते हैं, और वही संविधान को हर कदम पे तोड़ते, हर कदम हर पल संविधान तोड़ते, और उनके खिलाफ कुछ नहीं होता क्योंकि वो खास आदमी है। मेरे जैसा आम आदमी संविधान के खिलाफ कुछ कह दे तो जेल चला जाए, खास आदमी कुछ भी करे तो कर दे। ये सारा देश अंग्रेजों के जमाने से खास लोगों के लिए चल रहा है। एजुकेशन खास लोगों के लिए है, पुलिस खास लोगों के लिए है, कानून खास लोगों के लिए है, आम आदमी को मिलने वाली सारी सुविधाएं खास आदमी के लिए है, सब कुछ खास लोगों के लिए है। आम आदमी के लिए तो रोना है, बिलखना है, बिछोड़ना है, दर्द में रहना है, दर्द को सहते रहना, ये है हमारे देश। अभी थोड़े दिन पहले वित्त मंत्री को एक सवाल पूछा गया लोकसभा में कि आम आदमी इस देश में डोमेस्टिक सेविंग्स में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है, और खास आदमी इस देश की डोमेस्टिक सेविंग्स में क्या कॉन्ट्रीब्यूट करता है। वित्त मंत्री ने 6 महीने के बाद उत्तर दिया कि आम आदमी देश की घरेलू बचत में 77% का हिस्सा भरता है और खास आदमी 23%। खास आदमी माने सरकार में, तंत्र में जो लोग हैं वो सेविंग्स में 23% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और आम आदमी 77% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर वित्त मंत्री को पूछा गया कि जब 77% हमारे आम आदमी का है बचत का हिस्सा, तो कर्ज के रूप में आम आदमी को कितना मिलता है और खास आदमी को कितना मिलता है। तो वित्त मंत्री को शर्म आनी चाहिए थी ये बोलते समय, लेकिन शर्म नहीं आई। उन्होंने कहा कि जब हम कर्ज बांटते हैं तो खास आदमी को 95% कर्ज मिलता है इस देश में, आम आदमी को सिर्फ 5% कर्ज। आम आदमी 77% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सेविंग्स में, उसको 5% ही कर्ज मिल रहा है। खास आदमी 23% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है और उसको 95% बचत का कर्ज मिल रहा है। इसका माने आम आदमी का खून चूस कर खास आदमी को जिंदा रखा जा रहा है इस देश। कितने दिन चलेगा? मैं शेतकरी हूं, आम आदमी हूं, टाटा बिरला डालियां खास आदमी है। मैं खेती करने के लिए ट्रैक्टर लेता हूं और ट्रैक्टर के लिए कर्ज मांगता हूं, तो बैंक मुझे
इतना कागज लाने को बोलता है कि मैं वो ला ही नहीं सकता, अंत में कर्ज नहीं मिल पाता और टाटा बिरला डालमिया को बैंक उसके घर में जाके कर्ज दे देता है बिना किसी कागज के, बिना किसी सर्टिफिकेट। अब मैं पहले से किसी अधिकारी की जेब गर्म करूं, मैं रिश्वत दूं तो कर्ज मुझे नहीं मिलता है, और कर्ज में मेरी ट्रैक्टर खरीदने के लिए तो उस कर्ज पर ब्याज मुझे भरना पड़ेगा 14%, और टाटा बिरला डालमिया को कर्ज पर ब्याज भरना पड़ता है 7%। मेरे बचत के पैसे से टाटा बिरला डालमिया को कर्ज मिल रहा है 7% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और मेरे ही बचत के पैसे से मुझे कर्ज मिल रहा है 14% एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सरकार नारा लगाएगी कि हम आम आदमी के साथ मजाक होता है, और ये मजाक जिंदगी के हर क्षेत्र में घुसता ही है। एजुकेशन में, शिक्षा में, आम आदमी की शिक्षा अलग है, खास आदमी की शिक्षा अलग है। एक ही देश में दो तरह की शिक्षाएं हैं, जबकि संविधान कहता है शिक्षा सारे देशवासियों को एक जैसी होनी चाहिए। खास आदमी की शिक्षा अलग है, आम आदमी की शिक्षा अलग है। खास आदमियों के बच्चे बहुत हॉस्पिटल में पढ़ते हैं जगह, खास आदमियों के बच्चे बोर्ड स्कूल में पढ़ते हैं नैनीताल, जहां 1 लाख रुपए की फीस लगती है। आम आदमी के बच्चे फटे हुए टाट के चिथड़े पर बैठकर पढ़ते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में, जहां संडास घर नहीं होता, मूत्री घर नहीं। भारत देश के आम आदमियों के बच्चों के जो स्कूल है ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल, 90% स्कूल में यूरिनल नहीं है, मूत्री घर नहीं है। 90% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल भारत। परिणाम क्या होता है? हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो ताई है, वो स्कूल में जाने से कतराती है क्योंकि मूत्री घर नहीं है। और खास आदमियों के जो स्कूल हैं इस देश में, वहां पर तो अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम है, क्लासरूम से अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम है, एक कदम भी न चलना पड़े उनको पेशाब करने। और कुछ खास स्कूल तो मैंने देखे हैं, लैट्रिन बाथरूम भी एयर कंडीशन है। हाँ, मुंबई का एक स्कूल में मैं गया था, रिलायंस वाले चलाते हैं उसको, 1 लाख रुपए महीने की फीस है। मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया, पहले तो हैरान प्रोजेक्ट को बुलाया, मेरे आदमी का भाषा था, तो किसी ने मुझे धीरे से कहा कि राजीव भाई, अभी आप भविष्य होने वाले हैं इस देश का, तो आपसे दोस्ती रखेंगे। मैंने आपको गाली देने वाला था, उनका आपकी गाली भी सुनेगी, हाँ, क्योंकि भविष्य में कुछ काम हो सकता है आपसे हमारा। तो उस स्कूल में जब मैं गया तो हैरान हो गया, लैट्रिन बाथरूम एयर कंडीशन और हर कमरे के साथ अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम, और जितना बड़ा कमरा उतना लैट्रिन बाथरूम। और मैं सोच रहा था 90% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल्स में मूत्री घर नहीं है। ये देश में आम आदमी और खास आदमी का अंतर है एजुकेशन। उनको पढ़ने के लिए सारी सुख सुविधाएं हैं, वो एसी रूम में पढ़ रहे हैं बच्चे, सभी के पास अपने लैपटॉप है, मालूम है, सबके पास लैपटॉप है। एक भी बच्चा नहीं उस स्कूल में जो बिना लैपटॉप के आता, क्योंकि स्कूल लैपटॉप देता है सारे बच्चों, फीस भी देता है ना, लाख रुपए महीने, तो ठीक है लैपटॉप, सबके पास लैपटॉप है। और भारत के 70% म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं है, 70% ब्लैक बोर्ड, और वहां हर बच्चा लैपटॉप में पढ़ रहा है। ये खास आदमी और आम आदमी का अंतर हर जगह सिस्टम में आप चले जाओ, एजुकेशन में चले जाओ, न्याय व्यवस्था में चले जाओ, पैसे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस देश
देश की न्याय व्यवस्था में कितना भी सीरियल क्राइम आपने किया हो, आपको बेल मिल ही जाएगी, पैसे होने चाहिए। और अगर पैसे नहीं है तो कितना भी सामान्य क्राइम आपने किया हो, आपको बेल नहीं मिलेगी। आपको सुनकर है क्योंकि आजकल मैं स्टडी कर रहा हूं, जेलों में जो बंद कैदी है हमारे देश की जेलों में 90% कैदी विचाराधीन है। विचाराधीन समझते हैं, जिनको कन्विक्शन नहीं हुआ, माने कोर्ट ने उनको अपराधी सिद्ध नहीं किया है क्योंकि मुकदमा ही नहीं चला। ऐसे 90% कैदी जेलों में बंद है, चूंकि पैसे नहीं है उनके पास, इसलिए वो बाहर नहीं आ सकते। गरीब भूखमरी के शिकार। तो 90% कैदी विचाराधीन है, केस चला नहीं, फैसला हुआ नहीं, कन्विक्शन हुआ नहीं, और एक ने 14-14 साल जेल में काट दिए। जो मैक्सिमम पनिशमेंट उनको हो सकता है 40 ईयर्स, वो बिना मुकदमा चले उन्होंने जेलों में बिता दिया। अभी मुकदमा तो कब शुरू होगा, पनिशमेंट को कब होगा। और हो सकता है इन 90% कैदियों का मुकदमा चले और इसमें से 80% कैदी छूट जाए, लेकिन उनके 14 साल कौन वापस करेगा? ये हमारे देश के सिस्टम पर तमाचा है। और जिन जेलों में मैंने ये स्टडी शुरू किया, हरियाणा की जेलों में जो सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वहां एक जेलर है मेरे बड़े अच्छे दोस्त। मैंने कहा आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि ये 90% जो कैदी विचाराधीन है ये क्यों है? तो उन्होंने कहा ये सब फर्जी मुकदमों में फंसाए हुए, फर्जी, झूठ, फ्रॉड। मैंने कहा फर्जी मुकदमे किसने बनाए? उन्होंने कहा हम पुलिस वालों ने बनाए। मैंने कहा आपको यह अधिकार है फर्जी मुकदमे बनाने का? उसने कहा इंडियन पुलिस एक्ट तो इसलिए है कि जब चाहे हम फर्जी मुकदमा बना दें और किसी की भी जिंदगी खराब कर सकते हैं हम। ये ताकत हमारे हाथ में है, पुलिस के हाथ। ऐसे देश चल रहा है। अब हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प है कि शहीदों को पाखंड के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जो हम करते हैं ऐसा। 2 अक्टूबर आता है, महात्मा गांधी को याद कर लेते हैं, अगरबत्ती चला देते हैं, मोमबत्ती लगा देते हैं और दीपक जला लेते हैं और प्रदक्षिणा कर लेते हैं। हे बापू, अभी और अत्याचार करना है, थोड़ी ताकत और मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि महात्मा गांधी की समाधि की प्रदक्षिणा करने वाले पॉलिटिशियन 2 अक्टूबर को वहां जाते हैं राजघाट पर, इन्होंने भारत में 25 पैसे किलो का भी 12 रुपए किलो करा दिया और गांधी जी की समाधि की प्रदक्षिणा। आपको मालूम है महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने नीट सत्याग्रह किया था, क्योंकि अंग्रेजों ने नीट पर टैक्स लगाया था। महात्मा गांधी का ये कहना था कि नीट सबको टैक्स फ्री मिलना चाहिए, सस्ते से सस्ता मिलना चाहिए, इसमें टैक्स नहीं होना चाहिए। और गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से एक सत्याग्रह शुरू किया, पदयात्रा, पैदल यात्रा, 390 मील यात्रा करके सूरत के पास गांधी नाम के समुद्र तट पर उन्होंने नीट सत्याग्रह पूरा किया। 12 मार्च से यात्रा शुरू हुई, 6 अप्रैल को खत्म हुई। और अंग्रेजों ने जब वो नीट सत्याग्रह की यात्रा शुरू हुई थी तो हंसी उड़ाई थी गांधी जी। अंग्रेजों ने कहा था कि ऐसे नीट सत्याग्रह से कुछ होने वाला हो तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि गांधी जी जब निकले थे नीट सत्याग्रह के लिए तो 78 कार्यकर्ता उनके साथ थे सिर्फ, और देश की पॉपुलेशन उस समय 33 कोटि थी, 78 लोग साथ में थे। लेकिन गांधी जी का आत्मविश्वास बहुत प्रबल था। उनका यह कहना था कि 78 भी ना है, मैं अकेला करूं, क्योंकि मानता में गलत कानून है, इसका इतना विश्वास था, अकेला भी जाऊंगा। तो जब बहुत आत्मविश्वास हो तो लोग आते हैं साथ में। जब गांधी जी ने वो नीट सत्याग्रह पूरा किया तो 1,15,00,000 लोगों ने नीट कानून का विरोध किया था। अंग्रेजों की जेल छोटी पड़ गई थी,
जेल में जाने वाले लोग इतने हो गए थे, तब अंग्रेज घबरा और उन्होंने मीट कानून बदल दिया, टैक्स कानून का वापस किया और मीट फिर सस्ता। और गांधी जी की ये सबसे बड़ी जीत थी अंग्रेजों के खिलाफ 1930। अब उसी महात्मा गांधी के देश में महात्मा गांधी का चित्र अपने कमरे में टांगने वाले पॉलिटिशियंस लोगों ने मीट को 25 पैसे किलो से 12 रुपए किलो करा दिया। मीट बनता है समुद्र के पानी से और सूर्य के प्रकाश से, दोनों ही चीजें फोकट में मिली हुई है भगवान के लिए। न समुद्र के पानी का पैसा लगता है, न सूर्य के प्रकाश। मजदूर लोग जो काम करते हैं उनको 25 पैसे किलो की मजदूरी है, तो 25 पैसे किलो में मीट बनता है। आपको 50 पैसे किलो मिल जाए 100% प्रॉफिट, 1 रुपए किलो मिल जाए 200% प्रॉफिट, वो मिल रहा है 12 रुपए किलो, मतलब 2000% से भी ज्यादा मुनाफा मीट इस देश में कमाया जा रहा है। और हर साल 2 अक्टूबर मनाया जा रहा है। हर साल गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जाती है। मुझे तो कई बार ये लगता है कि नाथूराम गोडसे ने तो महात्मा गांधी के शरीर को मारा था, ये आज के पॉलिटिशियंस तो महात्मा गांधी की आत्मा को ही मार रहे हैं। क्यों मिलना चाहिए मीट 12 रुपए किलो? तो आपको तर्क देते हैं ये पॉलिटिशियन कि मीट को आयोडीन युक्त बनाना इसलिए महंगा किया। आयोडीन तो सभी मीट में होता है, दुनिया में बिना आयोडीन का कोई मीट ही नहीं होता। जो साधारण मीट आप देखो ना गोवा में किसी समुद्र के किनारे, वो मीट में भी आयोडीन है, क्योंकि समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा आयोडीन होता है। तो बिना आयोडीन का मीट ही नहीं है पूरी दुनिया में। फिर आप आयोडीन को मीट क्या दे? आयोडीन तो है उसका ऑलरेडी, भगवान का क्या होता है? उल्लू बनाने के तरीके। फिर कहते हैं मीट को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाया आपने। ये एक्स्ट्रा फ्री फ्लो हो जाता है ना जायदाद में, एक्स्ट्रा फ्री फ्लो माने एक्स्ट्रा फ्री फ्लो माने मीट को गिराओ तो एक एक कण उसका गिरे, चिपके नहीं। अब इसके लिए सत्यानाश कर दिया आपने मीट का। मीट की विशेषता है कि वो गीला होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हवा में से मॉइस्चर को खींचने वाला चीज है मीट को कभी भी ओपन रूम टेम्परेचर पर रखो, थोड़ी देर में गीला हो जाएगा, क्योंकि सारी हवा की नमी मीट खींचता है, तो मीट तो नमी वाला होगा ही। उसको आप क्या कर रहे हो सूखा बनाने के लिए? उसमें केमिकल डाल रहे हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये केमिकल इतना खतरनाक है जो किसी को भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। ये केमिकल इतना खतरनाक है जो किसी में भी नपुंसकता लाता है। ये केमिकल इतना खतरनाक है कि पूरी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री खराब कर देता है, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है ना हैवी मेटल है। एल्यूमिनियम सिलिकेट माने एल्यूमिनियम से बना एक केमिकल, और एल्यूमिनियम को आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ो, 12वीं कक्षा की केमिस्ट्री की बुक उठा के। एल्यूमिनियम हैवी मेटल, और हैवी मेटल वो जिनको बॉडी फ्लश आउट नहीं कर सकता, तो ये सब जमा होता रहता है एल्यूमिनियम सिलिकेट, और ये जमा होकर सैकड़ों बीमारियां पैदा करता है। अब उन बीमारियों के लिए डॉक्टरों के पास भाग रहे हो, दवाएं खा रहे हो, ये बीमारियां तो आपने लाई जा रही हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट खिलाकर। ऐसे साजिश चलती है इस देश में, और कानून बना दिया कि कोई भी व्यक्ति इस देश में आयोडाइज सॉल्ट ही खाएगा, दूसरा खा नहीं सकता, कंपल्सरी कर। ये तो भला हो मुंबई हाईकोर्ट का, जिन्होंने आदेश दिया कि आप कंपल्सरी नहीं कर सकते आयोडीन युक्त मीट को, जिसके मन में है वो खाए, जिसके मन में है ना खाए, नहीं तो सरकार को ताकत लगा के इसको कंपल्सरी कराए। और महात्मा गांधी जी श्रद्धांजलि देते हुए ये सब काम हमारे देश में होते हैं, ध्यान रखने की बात।
जिस काम से महात्मा गांधी की आपका सबसे ज्यादा दोस्ती थी, वो काम क्लोज होगा। अब मैंने